दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, एक लेजेंडरी शख्सियत, एक रेवोल्यूशनरी शख्सियत मेरे चैनल पे इस वक़्त मौजूद है। अल हिलाल की शर्ट पहन के फाइनली मुझे ना सिर्फ़ पाकिस्तानी लोगों ने बल्कि इंडियन दोस्तों ने कहा कि यार शाहरुख सर जो हैं, वो आजकल आर्टिकल्स नहीं लिखते, उनके आर्टिकल्स नज़र नहीं आते। हम उनके लफ्ज़ों के थ्रू उनको फ़ॉलो किया करते थे। तो वो ब क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों ने आपकी एक कहते हैं ना कि टेडएक्स पे जो आपने नस्ट के अंदर आपने जो स्पीच दी थी, मैंने पहली बार आपको वहीं देखा था। बहुत से लोगों ने आपको उस स्पीच की वजह से आपको देखा है पहली बार। तो बहुत से लोग ये नहीं जानते दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो हैं ये प्रोफेशनल हैं। डॉन के अखबारात में इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिखते रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी लिखते रहे हैं एंड साथ में लेजर लीग्स कराने में कलीदी का किरदार जो था वो शाहरुख सर का था, ये हम नहीं भूल सकते। रोनाल्डिन्हो के साथ इन्होंने जो जफ़्फ़ी भी डाली हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर पहले ये बताएँ कैसे हैं आप? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर ना बोलूँ आपको, मैं अभी प्लीज मुश्किल है लेकिन हो एक ही जाएगा। दरख्वास्त है आपसे कि ये सर ना बोले एंड यार इतना ऐसे तारुफ का बहुत शुक्रिया इसके हम लाइक नहीं है बट आप बहुत हुँ, प्यार से बुलाते हैं और इतनी इज्जत देते हैं तो आने का बंदे का दिल भी चाहता है। बट बहुत से लोग जो है ना नेपाल के लोगों ने भी मुझे कहा कि शाहरुख सर को बुलाएँ। नेपाल तक लोग आपको जानते हैं ये मैं नहीं जानता था। बट नेपाल के पीपल पीछे तो हैव पूरी आस्क्ड मी। स्टोरी है, नेपाल के पीछे तो स्टोरी है पूरी। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ बट या ऑब्वियसली मैं स्टार्ट एक चीज़ से ज़रूर करूँगा। आई थिंक एक क्वेश्चन ऐसा है जो शायद आपके दिल के बड़ा करीब हो। वो ये है कि पाकिस्तान में ना 2 माइंडसेट्स हैं। एक माइंडसेट ये है कि हमने डिस्ट्रिक्ट की फुटबॉल से बाहर नहीं निकलना, हमने सिर्फ़ पाकिस्तान की फुटबॉल देखनी है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल देखनी है और किसी किस्म की फुटबॉल को कंज़्यूम नहीं करना। चाहे वो साउथ अमेरिकन हो, एशियन हो या यूरोपियन फुटबॉल। एक इस तरह का माइंडसेट है जो कि मुझे गिलगित चित्राल के लोगों में काफ़ी नज़र आता है क्योंकि वहाँ लोग फुटबॉल क्रेज़ी हैं। लियारी में भी, कि हमने यूरोपियन फुटबॉल देखनी है और ये जो है एशियन फुटबॉल और साथ में साउथ अमेरिकन फुटबॉल देखनी है और इधर की फुटबॉल को घास नहीं डालनी है हमें क्योंकि ये तो बिल्कुल शिट फुटबॉल है। तो ये दोनों बहुत एक्सट्रीम थॉट्स हैं। तो इसमें आपका क्या ख़्याल है कि हमें क्या बीच का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? यार आपने बड़ा अच्छी तरीके से कहा है कि ये बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। हुँ, हमारा मसला बताऊं क्या है कि हमने देखना है मैनचेस्टर सिटी को पेप गार्डियोला की खूबसूरत फुटबॉल, शैंपेन फुटबॉल जिसको कहते हैं हुँ, देखते हुए। और जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है ना वो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल है। और हमारा दिमाग ना कंप्यूट नहीं कर पाता दरमियान में और हमारे हाँ, ये सारा जो गुस्सा होता है ना बहुत सारे लोगों का ये फिर हमारी कौमी टीम पे निकलता है जाके कि हाँ, यार हम तो यूरोप देखते थे और ये तो इनको खेलना नहीं आता और ये देखो जी बॉल नहीं रख सकते तीसरे पास के लिए अपने पास। हुँ, तो यार ये रियलिटी ना हमारे लिए फेस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि फुटबॉल पाकिस्तान में बहुत ही यूनिक स्पोर्ट है और वो हुँ, इसलिए है कि पाकिस्तान की कोई कारकर्दगी नहीं है फुटबॉल में, लेकिन फुटबॉल बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। कोई हाँ, एक स्पोर्ट आप बता दें जिसमें पाकिस्तान की कोई कारकर्दगी ना हो और वो इतना पॉपुलर हो, डेफिनिटिवली हाँ, फुटबॉल नंबर 2 स्पोर्ट है और इसके पीछे बहुत सारे डेटा भी मौजूद है और उसमें नंबर 1 पहले अगर आप देखें 2006 में ना फीफा ने एक बिग काउंट कराया था। बिग काउंट पूरी दुनिया में हुआ था, उसमें पाकिस्तान के जो नंबर ऑफ प्लेयर्स निकले थे वो 2.9 मिलियन प्लेयर्स थे और ये सारी बात हमारी पॉपुलेशन की वजह से इतनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेंथ है। बट हुँ, ये नंबर ने हमें एक तो टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड पे रखा, 19 नंबर पे। मतलब उस ज़माने में जब ये कैलकुलेट भी होता है ना आई एम श्योर आज भी पाकिस्तान के पास जर्मनी से ज़्यादा नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स हैं। हुँ, अच्छा, फिर आप देखें 2014 का फीफा वर्ल्ड कप उसकी ऑडियंस रिपोर्ट काफ़ी डिटेल फीफा ने निकाली थी उसमें पाकिस्तान से 14.9 मिलियन यूनिक व्यूअर्स थे एंड उसकी वजह से पाकिस्तान एशिया का 8th लार्जेस्ट मार्केट था। 8th लार्जेस्ट। पाकिस्तान की टीम तो आज तक वर्ल्ड कप क्वालीफायर नहीं जीती ना, तो मतलब हुँ, हमारी कोई कारकर्दगी नहीं लेकिन फुटबॉल पॉपुलर बहुत है और हुँ, पाकिस्तान के पास टैलेंट हमेशा से रहा है और जो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिसमें थोड़ी-सी गहराई में जाना पड़ता है बात के, टैलेंट हर मुल्क के पास है, जिसका बड़ी पॉपुलेशन है, जिसके पास थोड़ा-सा इंटरेस्ट है फुटबॉल में, टैलेंट है उसके पास। फ़र्क हुँ, सिर्फ़ ये आता है कि उस टैलेंट के साथ क्या करते हैं आप। हमारे टैलेंट के साथ क्या होता है, वो सबको नज़र आ रहा है, वो फिर वही बात आ जाती है
इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है, हमारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर पैदा होते हैं, पाकिस्तानी खून तो उनमें भी होता है, सिर्फ फ़र्क होता है सिस्टम का। वो बाहर जाके एक अच्छी फुटबॉल एजुकेशन लेते हैं, यहाँ वाले बेचारे हुँ। तब्बू खान मेमोरियल टूर्नामेंट खेल के गुज़ारा करते हैं। तो उसकी वजह से फिर हमारे प्लेयर डेवलप नहीं होते। तो पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम ये है। फुटबॉल बहुत पॉपुलर हो गया है, सबकी अपनी एक राय है इसके बारे में, सब देखना चाहते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम की बारी आती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन आसमानों पे होती है। देखना हमने हुँ। यूरोपियन फुटबॉल होता है। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि ये आजकल के जो फैन्स इंशाल्लाह जून में देखेंगे 6 मैचेस, इनको शुक्र है कि 10-12 साल पुरानी वाली टीम ही देखने को मिल रही है, वरना इनको तो हॉल पड़ जाते। ओहो! सर ये तो टॉर्चर से मर जाते हैं। वो जो लॉन्ग बॉल फुटबॉल थी, फैसलाबादी फुटबॉल जो हम ये देखते थे यार पहले, लॉन्ग फुटबॉल नॉट नेसेसरली कि वो खेलना चाहते थे, प्रॉब्लम थी कि हमारे पास टेक्निकल एबिलिटी नहीं थी नहीं थी। कि भाई हम दूसरा पास खेल सकें। और वो हुँ। अगला बंदा आके कहेगा नहीं यार वो तो देखें जब हमारे मोहल्ले में खेल रहे होते हैं या हम खान मेमोरियल टूर्नामेंट में खेल रहे हो तब तो कर लेते हैं, लेकिन हाँ। कॉन्टेक्स्ट बहुत फर्क होता है फुटबॉल में ना। इंटरनेशनल फुटबॉल में और लोकल लेवल फुटबॉल में फर्क सिर्फ बेसिक्स का आता है। मतलब आपका जो टाइमिंग है ना, जिस तरह आप लोकल फुटबॉल में खेलेंगे, आपके पास 2 मिनट होंगे, 40 सेकंड होंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, और आपको इतना प्रेशर नहीं होगा। हुँ। इंटरनेशनल फुटबॉल में आपका वही जब कट डाउन हो जाएगा ना 2 सेकंड में, तो फिर आपको पता लगता है कि कौन कितने पानी में, क्योंकि फुटबॉल गेम बेसिक्स की है। हुँ। अच्छा, मैं एक चीज़ लाज़मी कहना चाहता हूँ, टाइटल में मैंने शाहरुख सर का जो हैंडल है क्या कहते हैं यूट्यूब का, वो आपने ज़रूर क्लिक करना है, वहाँ पे आपने जाके सब्सक्राइब करना है। इंडियंस देख रहे हैं, नेपाली देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं, प्यार दें बहुत सारा उस चैनल पे, क्योंकि वहाँ पे आपको यूसुफ भट्ट का इंटरव्यू मिलेगा, जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 गोलकीपर हैं, पॉडकास्ट मिलेगा। कब आ रहा है सर, आपका इंशाल्लाह ये जो वीकेंड पे आ रहा है, और हाँ, बहुत शुक्रिया भाई आपका सबको कहने का। कोशिश हाँ, हमने भी थामी है, और मेरी एम पूरे अगले साल का एक ही है, वो ये है कि रुकना नहीं है। नंबर्स रुकना डोंट नहीं है। मैटर, कुछ और मैटर नहीं करता, रुकना नहीं है। बेशक आप 3 वीडियोज़ निकालें हफ्ते में, कोई इश्यू नहीं है, बट आप वीडियोज़ निकालें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो तो पीछे जब मेहनत कर रहे हैं तो पता लग रहा है ना, एक वीडियो के पीछे कितने घंटे लगते हैं। तो मैंने आज तक बहुत टाइम जितने लगता क्रिएटर है। जो देखे हैं, मैंने पहले खुद भी काम किया ना, हमेशा किसी ना किसी हाँ, टीम के साथ किया, तो अब जब खुद करना पड़ा है तो अकेले बहुत मुश्किल होता रिस्पेक्ट है। तो है बड़ी जो भी कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। आई थिंक एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, वो ये आता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग, जो कि हर चीज़ की हमारी डोमेस्टिक लेवल पे कड़ी है। एक तो अगर वो वापस नहीं आएगी, तो हमारी फुटबॉल डेवलप नहीं हो सकती। दूसरा, अगर वो डिपार्टमेंट के साथ वापस आएगी, तब भी हमारी फुटबॉल डेवलप नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, और उसने क्वेश्चन में ये पूछा कि आप प्लीज़ शाहरुख सर से ये सवाल पूछें, मैनकाइंड इनका नाम है। कहते हैं कि डिपार्टमेंट्स अगर ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके प्लेयर्स का क्या करेंगे? मतलब कि आगे से कहते हैं कि मैं खुद लाहौर के एक अच्छे क्लब में खेलता हूँ। जब टूर्नामेंट अ, होता है, जो मेन टूर्नामेंट होता है इनके क्लब का, उसमें 10 डिपार्टमेंट के खिलाड़ी खेलते हैं और एक इनके क्लब का प्लेयर खेलता है लाहौर में। लेकिन जब कोई फ्रेंडली होता है, तो वहाँ पे क्लब के प्लेयर खेलना शुरू हो जाते हैं और वो डिपार्टमेंट के प्लेयर जो हैं वो आउट हो जाते हैं। मीन्स इनको कम्पेटिटिव फुटबॉल मिलती ही नहीं है जो क्लब के प्लेयर्स हैं, क्योंकि उधर भी डिपार्टमेंट्स के प्लेयर आके हावी हो जाते हैं। और वो कहते हैं, आगे लिखते भी हैं कि अगर मेरे अपने क्लब के लड़के होते मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन वो बाहर के क्लब्स के लड़के आ रहे होते हैं और बाहर के डिपार्टमेंट्स के लड़के आ रहे होते हैं, तो ये भी एक, वो कहते हैं ना हिंदी में, अन्याय हो रहा है और एक बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। तो इस पे सर क्या आपका टेक है ऑन दिस वन, कि अगर डिपार्टमेंट्स खत्म कर देते हैं आप, तो सक्सेशन प्लान क्या है? देखो, इसका सक्सेशन प्लान क्या होगा, ये तो पीएफएफ ही जवाब दे सकते हैं ना कि क्या होगा। क्या हम्म। होना चाहिए, एक एक अलग सवाल है बिल्कुल। हम्म। पहले तो फुटबॉल एज अ स्पोर्ट जिस तरह पाकिस्तान में रही है पिछले 75 साल से, डेवलप ही सिर्फ डोमेस्टिक फुटबॉल आपकी 40 डिपार्टमेंट्स में रही थी। लेकिन अब हम्म। डिपार्टमेंट्स का सिस्टम पूरी दुनिया में इतना ज्यादा आउटडेट हो चुका है और इतना आगे बढ़ चुका है, जिनने रखा भी है मतलब डिपार्टमेंट्स को। अब बहुत सारे लोग एग्जांपल भी देते हैं, अगर आप लेट से यूरोप में उठा लें, सीएसके मॉस्को का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ठीक है। हाँ। सीएसके मॉस्को इज
मॉस्को आर्मी, आप लोकोमोटिव मॉस्को उठा के देख लें, मॉस्को रेलवेज हैं, आप थोड़ा करीब आ जाएं, इराक में जाके देख लें, अल जैश, अल कविया, इराकी एयरफोर्स है, AFC कप में उनने बेंगलुरु को भी बिल्कुल। हराया था 2016 में, जीत भी चुके हैं उसके बाद। हमारा मसला बताऊं क्या है, डिपार्टमेंट्स वाला चैप्टर कंप्लीट क्लोज करने के लिए कि भाई 21वीं सदी में इनको हम जितना इन लोगों ने करना था वो कर चुके हैं, उनकी एक कंट्रीब्यूशन जरूर है पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए, क्योंकि जिंदा उन लोगों ने रखा है, लेकिन वो बिल्कुल। फ्यूचर नहीं है। और उसकी एग्जैक्टली। रियलिटी समझनी, कोई बहुत सारे लोग कहते हैं यार एक जमाने में तो जी ये चल रहा था कि उस जमाने की PFF ने जी इनके नाम के आगे FC लगा दो तो जी फुटबॉल क्लब बन गए, इनकी हाँ। डॉक्यूमेंटेशन लीगली चेंज कर दो तो फुटबॉल क्लब बन गए। हाँ। मेरा एक सवाल है, बड़ा मासूमाना सा है। मैं बेशक चले पाकिस्तान से बाहर अभी अभी रहता हूँ, पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी है। मैं किसी भी पाकिस्तानी से पूछूंगा वास्ता पड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाने का, जाए ना जरा बिल पे आप वापडा वगैरह के दफ्तर में एक दफा जाएं, किसी के दफ्तर में चले जाएं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग गए होंगे, नेशनल बैंक चले जाएं, एक चक्कर हम्म। मार के आ जाए, उसके बाद मुझे बताएं कि यार ये इदारा फुटबॉल को डेवलप करके देगा आपको। उनका इनहेरेंटली काम ही नहीं है यार फुटबॉल डेवलप करना, वो एज अ टिक बॉक्स एक्सरसाइज अमूमन उनकी CSR का बजट स्पोर्ट्स पे लगना ही लगना होता है, वो चला लेते हैं। बहुत सारे ने बहुत पैसा लगाया, KRL एग्जाम्पल है, SSGC ने पैसा लगाया, के इलेक्ट्रिक ने एग्जैक्टली। लगाया, बट जो होना था वो हो गया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम, और ये हम जितने मर्जी डायस्पोरा प्लेयर्स ले आए, हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जब तक पाकिस्तान का लीग स्ट्रक्चर नहीं ठीक होगा, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता फुटबॉल में। एग्जैक्टली। ठीक बिल्कुल करने का बिल्कुल। जो तरीका है वो इतना मुश्किल नहीं है, इसको ऐसे हवा बनाया हुआ है कि ये पता नहीं कैसे होगा, अभी तो हम्म। पॉलिटिक्स की वजह से फिक्स नहीं हो सका, बट इसको फिक्स करना उतना मुश्किल काम नहीं है। हम्म। जो मेरा अपना बयानिया है, मैं एक मिडल रास्ता देखता हूँ पाकिस्तानी फुटबॉल के लीग डेवलपमेंट में। एक तो एक्सट्रीम है कि जी फ्रेंचाइज फॉर्मेट पे चले जाएं, फ्रेंचाइज लीग आ जाए, वो एक बिल्कुल ही अलग कहावत हो जाएगी। आई थिंक वो 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन है, उसको ब्रेक डाउन करना, उससे थोड़ा बाहर आ जाते हैं मेरी नजर में। और इसमें मैंने काफी ना, जब मैं यूनिवर्सिटी फीस लंदन में पढ़ रहा था तो मैंने एक मॉड्यूल के लिए एक बड़ा डिटेल्ड प्लान बनाया था ऑफ रीडेवलपिंग द पाकिस्तान प्रीमियर लीग। मेरा ये मौकफ है कि आप ना पाकिस्तान प्रीमियर लीग को रीडेवलप करें बाकी पूरे पिरामिड के साथ। पाकिस्तान प्रीमियर लीग को रीडेवलप आप इस तरह करें कि आप इसमें लेके आए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट आप किसी की भी थ्रू लेके आ सकते हैं, आप टीम को ऑक्शन कर सकते हैं सस्ते पैसों में, $100-200,000 में, कि आपने भाई ये पैसे दे दिए या आपने एक टीम ले ली, हम्म। और उसके बाद आप पूरी लीग को उठाते हैं। लेट्स से कि आप शुरू में कहते हैं 10 टीमें हैं, 12 टीमें हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास साइज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्चुअली ग्राउंड हालात क्या है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुरा है। अगर आपने, ट्रू। हमने खुद इवेंट कराया था, हमें रोनाल्डिनियो और ये सारे प्लेयर्स को लाके हॉकी स्टेडियम में खिलाना पड़ता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही सपोर्ट नहीं हो रहा था, हाँ, हालांकि वो हमारे पास कराची के एक्सेस हॉकी था अच्छी स्टेडियम में आपने खिलाया था 2015 कराची में भी हॉकी लेजेंडरी। स्टेडियम में था, और यकीन करो लाहौर के हॉकी स्टेडियम में सिक्योरिटी क्लियर नहीं हो रही थी, हमें मूव करके उसको जाके खिलाना पड़ा था। मतलब आपकी मतलब एक तो होता है ना कि स्टेडियम हो आप खिला रहे हो, आपका वो जो लाहौर की मेन मार्केट है ना, उसके बीच हम्म। में आपका बुल रेसिंग का ग्राउंड है जहाँ पे घोड़े बैल भगाए जाते हैं, हमें उसमें खिलाना हम्म। पड़ गया। तो मेरा नाम भी उसे जेन से निकल गया, उस ग्राउंड का एग्जैक्ट नाम क्या है, पर यार वहां पे खिलाना पड़ गया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और अभी भी जहां हमने कराची में भी खिलाया, हमने अच्छे खासे पैसे लगाए थे सिर्फ उस स्टेडियम को काबिले होस्ट करने के बराबर। तो वो बिल्कुल। बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आपको एक बड़ी देख के अप्रोच रखनी पड़ेगी। इसमें कुछ टीमें आप उठाएं और एक चीज उससे मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो आप स्टेडियम्स की बात कह रहे हैं, 34th नेशनल गेम्स मैंने क्यों नहीं कवर किया, क्योंकि मुझे लिंक देना पड़ता डिस्क्रिप्शन में और उनको वो कोयटा का वो स्टेडियम देखना पड़ता। वो अभी बड़ा बेहतर स्टेडियम है, वो बेहतर स्टेडियम है, लेकिन उसकी भी घास बिल्कुल थर्ड क्लास है। आई एम रियली सॉरी, वो इट्स नॉट गुड इनफ। यार मसला वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। स्टेडियम्स मौजूद हैं, अब हाँ। यही बात गवर्नमेंट को समझाने की जरूरत है। जब वो बात करते हैं जो नया स्टेडियम बना लो, भाई बहुत सारी जगह स्टेडियम मौजूद हैं। अभी एक स्टोरी लिख ली थी और वो मुझे नहीं लगता कभी 100% वेरीफाई हुई थी, कभी शायद मैंने पढ़ी थी कि हो गई है। CDA एक फुटबॉल सीडीए। स्टेडियम बनाना चाहता, मतलब इससे ज्यादा बेवकूफाना हरकत क्या हो सकती है। 45,000 कैपेसिटी का जितना स्टेडियम मौजूद है, आपने एक और स्टेडियम में जाना है, उसी को भाई उसकी लाइटें नहीं चलती। हमारी कौमी टीम रात को नहीं खेल सकती वहां पे, लाइटें ठीक कर दो उसकी। लेकिन हमने, हाँ। मतलब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं। देखो जो या। टीम की डेवलपमेंट है ना, मेरे जेन में ये है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टीम्स उठाएं, लेट्स से 10 उठा लें, आप उनको रिवैम्प करें,
और उसके बाद उसके अंदर आप प्राइवेट ओनर्स भी लेके आ सकते हैं, पीपल दैट वुड बी विलिंग टू स्पेंड मनी, क्योंकि पैसा लगना बहुत जरूरी है। उसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ। पाकिस्तान में अगर आप ये भी चाहें ना कि यार एक एवरेज प्लेयर को लेट से 1 लाख रुपया मिलना चाहिए महीने का, मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ सिर्फ मैथ करने के लिए। 25 मैन का स्क्वाड होता है, 25 लाख रुपए महीना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इस वक्त आराम से बैठे हुए 3 करोड़ पे। बिल्कुल। पाकिस्तान का कोई डोमेस्टिक लेवल क्लब नहीं है अनलेस उसकी किसी कॉर्पोरेट बैकिंग हो, जिस तरह से गार्डन उठा लो, 18 उठा लो। किसके पास है 3 करोड़? कौन सा मुस्लिम अफगान के पास पैसे नहीं है इतनी, वो तो चंदा इकट्ठा करते हैं अपने मैचेस में। बिल्कुल। तो यार ये जब तक नहीं होगा ना, और इसकी रीजन ये है कि यार देखो, जब तक प्लेयर्स को पैसा नहीं मिलेगा वो कैसे खेलेंगे? ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा पीएफएफ नहीं लगा सकता। 10 क्लब खड़े करके 3 करोड़ एक क्लब की अगर वेज बिल आ रहा है, वो क्या 30 करोड़ क्या पीएफएफ लगाएगा उन प्लेयर्स की सैलरी देने में? ये काम है जो क्लब के ओनर्स होंगे। यहाँ पे बहुत फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि भाई आप एक फ्रेंचाइज फी दे रहे हैं, आपकी ओनरशिप नहीं है उस चीज की। आप पिज्जा हट की फ्रेंचाइज लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेते हैं, आप ओन नहीं करते ब्रांड को, और उसके बाद आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो पे करते जा रहे हैं, और एंड पे भी आपकी ओनरशिप नहीं होती। उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ओनरशिप इन परपेचुटी। वो भी अमूमन फ्रेंचाइज लीग में नहीं होती कि 10 साल बाद आपकी टीम हो जाएगी। मकसद ये है कि ये टीम्स पे ऐसे लोग हैं जो पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि पहले कुछ अरसों में पैसा लगाना पड़ेगा। ये तो एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। इस आइडिया के अराउंड फिर आप उन टीम्स को यूज कर सकते हैं उन जगहों पे जहां पे आपको लेके जाना है। आप बहुत सारा इसमें हाइब्रिड मॉडल लेके आ सकते हैं। आप कह सकते हैं कराची यूनाइटेड, कराची की एक और टीम लाने की जगह कराची यूनाइटेड को प्रमोट कर सकते हैं, उसी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं आगे कंटिन्यू करने की। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे जहन में आइडिया था, जिसपे मैंने भी वर्किंग की थी, कि यार ये जो टीमें आप लेके आ रहे हो ना, इनको आपने इतने सस्ते दामों में दे दिया। अगर आपने $100,000 में दे दिया ना किसी को, तो उनको इतने ज्यादा पैसे नहीं है। आपने इनसे जो पैसे वसूल करने हैं ना, उनसे कहना कि भाई पहले आपको एएफसी कप का क्राइटेरिया मीट करना है फ्रॉम डे वन, ठीक है। एएफसी कप का क्राइटेरिया जो है, अगेन ये भी एक बड़ा हवा है क्लब लाइसेंसिंग। अगर आप वो डॉक्यूमेंट पढ़े ना, वो पॉइंट बाय पॉइंट जाएगा कि आपको क्या करना है। पॉइंट बाय पॉइंट वो आपको बताएगा कि यार आपका एक जीएम होना चाहिए, जीएम की ये क्वालिफिकेशन है, ये मेडिकल ऑफिसर उसकी ये क्वालिफिकेशन है, एक मीडिया मैनेजर उसकी ये क्वालिफिकेशन है, कोच की ये क्वालिफिकेशन है। तकरीबन 95% क्लब लाइसेंसिंग पैसे फेंकने से हो जाएगी पूरी आपकी, जब आप और सर स्टेडियम का क्या क्राइटेरिया है उसमें, उस रूल उसमें में? आता हूँ उसमें आता हूँ मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाकिस्तान में अभी मौजूद है ना, उसका थोड़ा सा अपग्रेड कर लें, वो एएफसी कप के होस्ट करने के लायक हो जाएगा। एएफसी कप पूरे एशिया में खेलना चाहता है। वो अलग बात है, अगर एएफसी ने तीसरा कंपटीशन दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया, जो वो सोचा जा रहा है, तो वो शायद हमें वही मिलेगा, फिर एएफसी कप भी नसीब नहीं होगा। बट बहरहाल एएफसी कप की आप डे वन से रिक्वायरमेंट्स रख लें। अगेन मुश्किल नहीं है, बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी अगर मैं डिटेल में गया, बट आप मीट कर लें इसको, पैसे फेंकने आपने हो जाएगा। सेकंड काम, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती है चीज, कि आप उनसे कहें आपको टीम तो बहुत सस्ते में मिल गई, आपकी ओनरशिप है, चले हम आपको पहले 3 साल के अंदर रेलीगेशन इम्यूनिटी दे देते हैं, लीग के अंदर आप रेलीगेट नहीं होंगे। प्रमोशन हम कर सकते हैं, रेलीगेट नहीं होंगे आप। आप उनको कहते हैं कि यार आपने एक तो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया मीट कर लिया, सेकंड हर पीएफएफ मैंडेटेड कंपटीशन, मेन वुमेन यूथ, आपने टीम डालनी है। जिसका मतलब अगर हम एक रिजर्व लीग शुरू करते हैं, आपकी टीम उसमें होनी चाहिए। वुमेन्स लीग में आपको टीम डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको हर यूथ कंपटीशन जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अंडर 20 से लेके अंडर 17, अंडर 14, और उसके बाद बेबी लीग्स, जो हम कंपटीशन चूज करें, आपका मैंडेटेड है कि आप टीम डालें उसमें। एक तो इससे ये होगा कि आपके पास पूल बढ़ता जाएगा ऑफ टीम्स। उनको जब पता है कि भाई हमने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फुटबॉल साइड पे करनी है, तो वो उधर पैसे लगाएंगे, बजाय कि आपको वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रेंचाइज फीस में दे रहे हैं, और फिर सस्टेनेबल भी होगा। आखिरी चीज, और जो स्पोर्ट्स बिजनेस में या फुटबॉल बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, वो है स्टेडियम। आप उनको कहते हैं, ये कमिटमेंट लें कि भाई, और ये आप लीगली भी ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सिक्योरिटी जमा करवा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने मिनिमम 5,000 कैपेसिटी का स्टेडियम बनाना है अपना 5 साल के अंदर। ओके। अब इससे होगा क्या? ये 3 पॉइंट्स हैं। आपके पास एक लीग शुरू हो गई, हमने 10 टीम की लीग शुरू की। 10 टीम की लीग को आपने पहले दिन से ही रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि उनके पास कम से कम क्राइटेरिया कप लाइसेंसिंग का एएफसी कप का आ गया। 10 टीमें आ गई जो कप की क्राइटेरिया मीट करती हैं एएफसी कप का। सेकंड, हर टीम के पास एक यूथ स्ट्रक्चर है। तीसरा, आपने कर दिया, यूथ स्ट्रक्चर भी है, हर जगह टीमें भी जमा करा रहे हैं। अकेडमीज भी तीसरा, बन रही आपने हैं। मैंडेट कर दिया कि हर बंदा स्टेडियम बनाएगा।
चौथी चीज जो आप पॉइंट 2 से भी लिंक कर सकते हैं वो ये है कि हर टीम ने कमिट करना है कि विद इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स, और ये सारा आप प्लान करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में हो जाएगा। आप कहते हैं विद इन 5 ईयर्स आप स्टेडियम बनाएंगे, विद इन 3 ईयर्स आपके पास एक रेजिडेंशियल फुटबॉल अकेडमी का सिस्टम होना चाहिए। तो आप कर क्या रहे हैं? आप उन सबसे पैसा लेके ना, आप एक चेक काट के अपने पास नहीं लेके जा रहे, या कोई थर्ड पार्टी नहीं लेके जा रही। आप उनसे कह रहे हैं भाई जो अशद जरूरत है ना इस मुल्क के फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम की, उधर इन्वेस्ट करें। और जब आप उधर Yes. इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने आप को भी सस्टेनेबल बना रहे हैं। फुटबॉल क्लब का जब तक स्टेडियम नहीं होगा, वो एज अ बिजनेस मॉडल तो है ही बहुत फजूल। आप हमेशा रुलते हैं पैसे, कोई नहीं कमाता, लेकिन आपका सस्टेनेबिलिटी का जो सेंटर है ना वो अपना स्टेडियम है, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा इनकम डिराइव होती है। आपके पास अपना एक फिजिकल एसेट है। जब आप थोड़ी ज्यादा डिटेल की अकाउंटिंग में जाते हैं तो क्लब रेवेन्यू की जनरेशन बैलेंस भी शीट होती है। में एक एसेट जो आता है ना, वाहिद एसेट्स में से एक, वो आपका स्टेडियम होता है। तो हाँ। ये आइडिया है एक हाइब्रिड मॉडल का। इसको आप लिंक करते हैं कि यार ये हमने शुरू कर दिया। अब आपने नीचे एक पिरामिड बनाया। पिरामिड बनता है जी, आपके पास एक सेकंड डिवीजन है, लेट्स आप कोई भी नाम उसका रख सकते हैं। हाँ। थर्ड लेवल पे ये दोनों होंगी नेशनल, बिल्कुल नेशनल लेवल पे खेली जाने वाली पहली दो डिविजन, जो मेरा मेरा आइडिया है। बिल्कुल। तीसरी चीज मेरे हिसाब से एक क्वालिफाइंग प्रोसेस जिस तरह इंडिया करता है, ये काफी उससे रिजेंबल करता है आइडिया, हम्म। कि थर्ड डिवीजन को आपको एक क्वालिफाइंग राउंड बनाना है जो आपके प्रोविंसेस को और सेकंड डिवीजन को लिंक करे, क्योंकि ओके। नेशनल लेवल पे खेलना ना बड़ा मुश्किल काम है। और हमने जो भी लीग लॉन्च करनी है नेशनल लेवल पे, वो कम से कम 9 महीने चलनी चाहिए आपकी साल की। तो उस पे कम्पीट करना तीसरे डिवीजन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्रॉम डे वन, बट आप कम से कम 5-6 साल का एक पिरामिड बनाएं जिसको आप आगे एक्सपैंड करते जाएं। नीचे आ जाएगी आपके पास प्रोविंसेस। अल्टीमेटली आपको होना चाहिए कि यार प्रोविंसेस में भी लीग्स हो रही हो, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा रही हो। आपका हाँ। जो पूरा स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए कि यार आज मैं एक क्लब शुरू करता हूँ ना इस्लामाबाद से, या मैं लाहौर से शुरू करता हूँ, मैं आगे अपनी शहर की लीग भी खेल रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट की खेल रहा हूँ, मैं प्रोविंस में खेल रहा हूँ, मैं नेशनल लेवल में ऊपर जा सकता हूँ। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना तो इकोसिस्टम चलना नहीं शुरू होगा। हर बंदे को इंसेंटिव होगा यार हम ऊपर जा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं और जाके खेल सकते हैं। सर अभी नीचे वालों लूटन को ये टाउन को होगा कि देखें, पूल बढ़ेगा जैसे आपके लूटन पास। ना टाउन हुआ है। लूटन की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जिस तरह हाँ। लूटन पहुंच गए प्रीमियर लीग में, और यही हाँ। खूबसूरती भी है फुटबॉल की। और इसके साथ साथ फिर फाइनली पूल बढ़ेगा ना भाई। आपको 10 टीमों में 25 प्लेयर हैं, 250 प्लेयर मिल रहे हैं सिर्फ 25 करोड़ की आबादी में से। आपको जब इतने ज्यादा डिविजन्स मिलेंगे तो आपको प्लेयर्स को मौका मिलेगा खेलने का। हर बंदा तो प्रोफेशनल नहीं होगा, कम से कम पहली डिवीजन में होंगे और कुछ सर्टन सेकंड डिवीजन में होंगे, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, और ये ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है, मतलब मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह दुनिया में फुटबॉल रन होता है। हम फुटबॉल की जब पाकिस्तान में बात करते हैं ना, हम अमूमन ये भी करने की कोशिश करते हैं कि वी ट्राई टू, इंग्लिश में कहते हैं ना कि री इन्वेंट द व्हील। यार जब या 211 ममालिक हैं, जब एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, तो आप क्यों अपना मतलब डेढ़ ईंट की मस्जिद बना रहे हैं ना हर चीज में। आप फॉलो हाँ। करें जो दुनिया में होता है, सक्सेस भी आपको उसी तरह मिलेगा। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, वो भी अपने पॉलिटिक्स की नजर हो जाता है। हमारी फुटबॉल में भी बहुत पोटेंशियल है, वो भी पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है। सर हम तो ऑब्वियसली देखें, आप जैसे आप इंडिया की बात कर रहे थे, वहाँ पे मुझे एक इंडियन दोस्त ही बता रहा था कि फोर्थ डिवीजन जो है ना वो उनकी स्टेट लेवल की डिवीजन है, उनकी जो फोर्थ डिवीजन है, क्योंकि उनके 29 स्टेट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें हर किस्म के स्टेट एफएज होते हैं, डिफरेंट स्टेट एफएज हैं उनके। तो वहां पर उनकी सेपरेट लीग्स चल रही होती हैं, विच इज द आई थिंक टेक्निकली द फोर्थ डिवीजन ऑफ इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको फिर जैसे आपने कहा कि उन्होंने लिंक किया हुआ है थर्ड डिवीजन से, फिर वो आई लीग से, फिर वो आईएसएल में, एंड देन दे हैव डेवलप्ड देयर सिस्टम। उनके तो खैर फॉरेन प्लेयर्स भी खेलते हैं। मेरे ख्याल से उनका जो 25 मैन स्क्वाड होता है या 23 मैन स्क्वाड होता है, उसमें 6 फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं। एक शायद जो होता है वो इंडिया से बाहर होता है, बांग्लादेश का होता है, नेपाल का, एशियन फॉरेनर होता है, इस तरह कुछ होता है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है। वैसे सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंट इंडियन टीम है उसको आप थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, जो अभी रिसेंट वो चल जा रही है? यार इंडिया की फुटबॉल, इंडिया की टीम जो है ना, वो तो बहुत मजा आता है फॉलो करके, क्योंकि वो बहुत हाँ। आगे है बाकी सारी साउथ एशिया से। तो छोटी हाँ। एग्जाम्पल जो आप बोल रहे थे ना, स्टेट लीग्स की, स्टेट लीग्स आगे कनेक्ट करती हैं आई लीग 2 से। आई लीग फिर ऊपर जाती है, आई लीग आ जाती है, आई और लीग में उसके जाते बाद हैं। आई लीग सेकंड डिवीजन, बीच में क्वालिफायर्स या। भी साथ एसी के मिक्स होकर चल रहे होते हैं आई लीग सेकंड डिवीजन में।
इसमें एक आप एग्जांपल देखना बेंगलुरु यूनाइटेड की, बेंगलुरु यूनाइटेड है शायद। नहीं यार एक तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है और एक नहीं नॉर्थ ईस्ट बेंगलुरु है। यूनाइटेड आईएसएल में मैं बात करूं बहुत नीचे, मतलब कम से कम 3 अच्छा, डिवीजन नीचे। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। ठीक है, ठीक। तो उनकी एग्जाम्पल जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो इसलिए है कि यार अब ये आप अंदाजा लगाओ कि ये इंडिया की थर्ड, और इससे पहले तो वो जो बैंगलोर की सबसे हाई डिवीजन में खेल रहे थे तो टेक्निकली फोर्थ डिवीजन में भी, हाँ यार उनकी ना पार्टनरशिप हुई है पिछले साल सिविलिया के साथ। हाँ, सिविया, यस यस, सिविया, या मैं ये नहीं कह रहा एज एन एग्जाम्पल कि यार वो सिविलिया के साथ पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप करना को इतना मुश्किल काम नहीं है किसी सदरी में यूरोपियन क्लब्स के साथ भी। पर लेकिन आप देखें जब थर्ड फोर्थ लेवल पे ये काम हो रहा होगा ना, और जो वो आगे उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, या एक और एग्जांपल देता हूँ, अभी तो आई थिंक उन्हें टीम भी फील्ड नहीं की एफसी मद्रास की। एफसी मद्रास का जो ओनर है वो उसका आईटी का बैकग्राउंड है, और उसने एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, मल्टी मिलियन इन डॉलर्स लगा के एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है मद्रास में, दैट इज यस वन ऑफ यस। द बेस्ट इन द कंट्री। और उसने तो अभी टीम भी नहीं बनाई कि वो कहाँ लद्दाख में भी खेलेंगे। हुआ है सर, लद्दाख, वहां पे भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई है काफी ज्यादा। यही तो सारा पॉइंट है कि इंडिया जो हम्म, इस वक्त काम कर रहा है और इसके हम्म, बाद जो वो पहुंचेगा अगले कुछ सालों में, वो तो ट्रेजेक्टरी इज अमेजिंग। मतलब साउथ एशिया में तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ, बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग काम हो रहा था, आपकी जो वहां पे टीम्स मौजूद हैं उन लोगों ने जितनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है रिसेंटली आपके पास, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ये जो मेरे हिसाब से आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना इंडिया को देखने की, जो आप भी बात कर रहे थे, वो आगे ऑब्वियसली में पता लगेगा कि सैफ चैंपियनशिप में कौन कितने पानी में है। बट इंडिया हम्म, का ना वो मुकाबला ही नहीं है हमारे से भी। आई डोंट ऑनेस्टली थिंक कि पाकिस्तान और इंडिया फुटबॉल का मुकाबला है। हम इस वक्त सोली अगर फील्ड पे मुकाबला कर सकते हैं वो ये है कि यार चलो इट्स पाकिस्तान इंडिया मैच कहीं भी जा सकता है, ऑनेस्टली 50-50 होता है। और हमारे पास क्योंकि ओवरसीज इमोशनल डायस्पोरा मैच होता है, प्लेयर्स आपने स्पेस में भी बोला था। डायस्पोरा प्लेयर्स इमोशनल हैं, तो मैच। हम कंपेटिटिव हो सकते हैं, वरना तो देयर इज नो चांस कि आप इंडिया के साथ हम्म, रिमोटली भी कंपेयर कर सकते हैं। आखिरी मैच में हम्म, उठा के देख लें, आपको 3-1 इतना खूबसूरत उन लोगों ने हम्बल किया था विद द मेजोरिटी हाँ, अंडर 23 टीम। और ये मेरी बात हुई थी जो कोच थे ना उसके उस टाइम के स्टीफन कॉन्स्टेंटिन, उनसे बात हुई तो वो हंस के कॉन्स्टेंटिनिया। कह रहे थे कि भाई ये तुम लोगों को तो 5-6 पढ़ सकते थे, तुम लोगों की तो बचत हो गई थी उस दिन। वो तो लॉन्ग मैं बॉल कहा, ज्यादा थोड़ा खिला दी उन्होंने उस दिन। हाँ अभी तो थोड़ा कम खिलाते लॉन्ग बॉल। उस टाइम तो बहुत लॉन्ग बॉल थे, प्योरली लॉन्ग बॉल वो जा रहे थे, और वो लॉन्ग बॉल से ही उन्होंने डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले से उन्होंने हमें हराया था उस ये वाले मैच में। यही तो चीजें हैं जो आपको अफसोस देती है ना। हमने इंडिया की बात की, अभी बांग्लादेश की हम्म, बात कर रहे थे, वहां भी बसुंधरा किंग्स ने अपना स्टेडियम बनाया है, और ये स्टेडियम बनाना वसुंधरा बहुत किंग्स, बड़ी या बात है क्योंकि आईएसएल में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिर्फ जमशेदपुर के पास अपना जाति का स्टेडियम है, बाकी सब रेंट आउट कर रहे हैं। तो यार हम्म, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं ना, हम जब तक इस पे कोई काम करना शुरू नहीं करें, क्योंकि हमारी ऑनेस्टली स्पीकिंग लीग इज द वर्स्ट इन साउथ एशिया। मतलब आई थिंक क्या भूटान से भी चाहिए। बुरी हमारी लीग है, श्रीलंका से भी बुरी लीग है। आप कोई भी टीम उठा के देख लें, हमारी सबसे बुरी लीग होगी हमारे, क्योंकि प्लेयर की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है। तो हमारी लीग में अगर वापडा भी या केआरएल भी जाके 2013 में एफसी प्रेसिडेंट्स कप खेल रही थी तो हम एक अच्छे लेवल पे फाइनल तक पहुंच गए थे। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तो हमारा हमेशा से ही मतलब फारिग रहा है जब से वो आउटडेट होना शुरू हुआ है। इसको रिवैम्प करना बहुत जरूरी है, और इसी जरूरी है। के बदौलत आपका स्ट्रक्चर चेंज होगा। लेकिन लोगों को ना लगता है कि यार हम एक चीज करेंगे ना उसका रिजल्ट कल निकल आएगा। जब डेवलपमेंट की बात आती है ये 15-20 साल की गेम होती है बिफोर पहला क्रॉप निकले। कम से कम सर 15 साल मैं समझता हूँ लगेंगे, क्योंकि देखें हमारे ऊपर ना एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इंडिया एक बच्चा है और पाकिस्तान एक बच्चा है, दोनों अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं। अलजेब्रा जो है वो फुटबॉल है, और जो पाकिस्तान का बच्चा है उसके गर्दन के ऊपर कैंपस की वो नोक डाली जा रही है, वो जो कंपस होता है, या वो क्या बोलते हैं उसको, मैं उसका भूल गया हूँ। और वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो पीछे से वो नोक जो है वो चुबा रहे हैं गर्दनों, उस गर्दन के अंदर जो पाकिस्तानी बच्चा है उसके। तो वो जो है ना, देखें अगर एक एक्सटर्नल फोर्स है वो पीछे से आके दबाव डाली जा रही है। अभी एनओसी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इट्स स्टिल वेरी वेरी लेट। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, बट द थिंग इज के
पाकिस्तान इज अ वेरी वियर्ड केस इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल। ये इवन अली सर भी कहते हैं, और अली सर से मेरी डिस्कशन हो रही थी ट्विटर पे। तो वो कहते हैं कि देखें, आपके पास पोपो एफसी है, आपके पास कराची यूनाइटेड की एकेडमी है जो वर्ल्ड क्लास एकेडमीज है, दे आर वेरी गुड। ही सेज कि मलेशिया है या पता नहीं म्यांमार है, कौन सी वो कंट्री है, वो मुझे एक इंडियन दोस्त बता रहा था कि उन्होंने एक एकेडमी से अपने प्लेयर्स बनाए हैं, एंड दे आर प्लेइंग एट अ वेरी competitive लेवल, हालांकि उनकी एक ही एकेडमी है उस पूरे मुल्क में। अभी मुझे याद क्लियरली नहीं आ रहा। तो वो सर कहते एग्जांपल हैं है कि वियतनाम की। और वियतनाम की। वियतनाम की एक दो अकेडमीज आप तो, एक तो है पीवीआर जो हम्म, प्रमोशन फॉर वियतनामीज फंड की है, उसकी तकरीबन $100 million का तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका। हाँ और दूसरी है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करना मुश्किल है क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी है, होंग हॉयला। तो उनकी जो वो हाँ। अकेडमी है, उनकी वी लीग में टीम भी है और वहां से वो प्लेयर्स डेवलप करते हैं। तो उनकी जो अकेडमी भी जो है वो पार्टनरशिप है आर्सेनल के साथ और जेवीएफ के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम्म, वहां से वो जो प्लेयर्स डेवलप कर रहे हैं, उनका रिजल्ट ये निकला कि वो अंडर 23 एशियन कप के फाइनल में पहुंच गए थे। उनका फाइनल कोरियन में पहुंच कोच था जो कूसिडिंग के साथ काम कर चुका था 2002 के वर्ल्ड कप में। होंग पार्क, एक तो इनके नाम थोड़े मुश्किल हो जाते हैं प्रोनाउंस करना, गए। पर हाँ, बहुत मुश्किल है। वो जो क्या कहते हैं, उसने जो एक पूरा क्रॉप डेवलप किया, गोल्डन जनरेशन ऑफ वियतनामीज फुटबॉल, और वो भी 10-12 साल पहले वी लीग कंटिन्यूअसली मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज में फंस गई थी और इनके बथेरे इश्यूज चल रहे थे, बट हर टीम ने रिकवर किया है। अब हम्म, लोगों ने इस बात का बड़ा मजाक उड़ाया है, जब पिछले साल से मैंने भी 2-3 दफा बोला कि यार फिलीपींस की एग्जांपल है। यार एग्जांपल तो देखो, 2006 में फिलीपींस की रैंकिंग जो है माशाल्लाह हमारे से भी बुरी हो गई थी एक वक्त में जाके, ठीक है। हम्म, 190 को वो टच कर रहे थे, और वो टीम अब मुझे लगता है कि फाइनली फिलीपींस जाके डिग्रेस करती है, क्योंकि उन्होंने वो गलती की है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, कि उन्होंने जब फुल डायस्पोरा पे फोकस किया, उन्होंने लोकल सिस्टम को भूल ही गए। काफी हद तक वो उतना डेवलप नहीं हुआ। तो उन्होंने पीक जरूर किया उस मॉडल को लेके या उसको आगे लेके चल के, क्योंकि उन्होंने 2019 का एशियन कप खेला। एक मुल्क जो 190 में बैठा उसके बाद जाके खेल रहा, और उस क्वालिफिकेशन के दौरान उन्होंने बहरीन को भी हराया और उन लोगों ने काफी अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल जरूर है, और ये हम एज अ तोहफा समझ सकते हैं। जरा साथ बॉर्डर जाके इंडिया वालों से पूछे ना, अब वो लोग बोलते हैं जी इंडिया नहीं खिलाता। भाई किसी को यही बात नहीं पता, इंडिया खिला नहीं सकता इसलिए नहीं खिलाता। हाँ हाँ, इंडिया उनको का गवर्नमेंट अलाउ नहीं डायस्पोरा का करती जो डुअल लेवल है वो तो सिटीजनशिप। हमारे डायस्पोरा का लेवल भी नहीं है। और वो अगर बिल्कुल। जिस दिन अलाउ हो गया ना, मेरा अपना जाती ख्याल है कि इंडिया 1 से 2 वर्ल्ड कप साइकिल्स दूर है वर्ल्ड कप से, उसके बाद अगर इनका डायस्पोरा आ गया हाँ। वो तो अभी भी तो। कह रहे हैं कि हम तो होम ग्रोन प्लेयर्स के साथ ही 2034 तक हम क्वालिफाई कर जाएंगे, वो तो अभी भी यही बोल रहे हैं। हाँ। आई थिंक तो अब पंद्रह देखते हैं बीस साल के कि अंदर इंडिया will probably become the first South Asian nation to play the World Cup. ओके, ओके। अच्छा, मैं वही क्वेश्चन जो था ना, मेरा मेरा वही था कि मैंने जो एहसन सर से बात की कि देखें, आपके पास कराची यूनाइटेड है, आपके पास पोपो एफसी है। अब जो किला अब्दुल्ला का लड़का है वो किधर जाए? जैकबाबाद में जो लड़का है वो कहाँ जाए? चमन में तो चलो आपका एक मुस्लिम एफसी है, बट उनकी पास भी वो प्रॉपर एकेडमी नहीं है जैसे कराची यूनाइटेड या पोपो एफसी। और पोपो एफसी में तो शहजाद अनवर खुद कोचिंग कर चुके हैं, जो हमारे पाकिस्तान के हम्म। मैनेजर हैं, और काफी उसका अब नाम बन गया। यस, स्मर्फ्स एफसी इज देयर, इट एग्जिस्ट्स। लाहौर में भी है वो, पेशावर में भी है, रावलपिंडी में भी है। तो ये 2-3 एकेडमीज हैं जो उस एरियाज में बच्चे हैं, जो पासमानदा इलाके हैं। शाहरुख सर वो क्या करें? अभी अभी क्या करें वो? यार वो तो फिलहाल किस्मत को ही रोक सकते हैं कि वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, और क्या कर सकते हैं। यार देखो, जो मैंने बात की ना, वो जब तक वो इकोसिस्टम नहीं आता तो ये हाँ। इसका कोई आंसर भी नहीं है। और इसमें इतना हम्म, काम होने की जरूरत है, इतनी काम होने की जरूरत है। और मेरी ना एक और थॉट भी आई थी, एंड आई थिंक ये पाकिस्तान के बहुत सारे एक दो कोचेस के साथ डिस्कशन हुई थी, तो उनको भी आइडिया इंटरेस्टिंग लगा था, बल्कि उनमें से एक के पास तो ये आइडिया था भी, कि पाकिस्तान के ना, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, वैक्यूम आता है डेवलपमेंट का। अंडर 19 टू सीनियर टीम इतना कंपेटिटिव एक्शन नहीं मिल रहा होता। तो एक आइडिया ये भी था, और ये बहुत सारे डेवलपिंग या इमर्जिंग कंट्रीज, सऊदी अरेबिया तक ने किया था। सऊदी अरेबिया ने इसको हम्म, फैल्कन्स प्रोजेक्ट कहा था, और इन लोगों ने बेसिकली अपनी जो अंडर 20 की टीम है, जो एक गैप है बिटवीन द सीनियर टीम एंड यूथ फुटबॉल, जो ट्रांजिशन है,
उसको फिक्स करने के लिए उन लोगों ने ये किया था कि अपनी टीम को उठा के, बिकॉज़ उनके पास तो पैसा ही पैसा है, वो लोग उठा के ले गए उनको सालू स्पेन, और उन लोगों ने उनकी टीम को बेस ही वहाँ पे कर दिया और उसको एज़ अ हम्म। क्लब रन किया, जहाँ पे वो एक कॉम्पिटिशन अपना ही बनाया हुआ पूरे साल में खेल रहे हैं, जिसमें वो डिफरेंट स्पेनिश क्लब्स के साथ, डिफरेंट क्लब्स इन यूरोप के साथ खेल रहे हैं। हम्म। मेरा ये आइडिया था कि अगर आपने ये एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन देना है और इन टर्म ये बड़ा लॉन्ग टर्म नहीं होगा, कम से कम पहले 5-6-7 साल के लिए, आप पाकिस्तान की अंडर 20 टीम उठाएँ। पाकिस्तान की अंडर 20 टीम को उठा के ले जाएँ आप मलेशिया की 3rd डिवीज़न में। उनको हम्म। एनुअलाइज़ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएँ, वो वहाँ पे खेल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की अंडर 20 टीम, एक तो वो कंसिस्टेंटली पूरी टीम खेलती भी रहेगी, तो जब भी कोई कॉम्पिटिशन होगा तो वो जाके खेल भी सकती है। बट इन बिल्कुल। लड़कों को फाइनली वो मौका मिलेगा कि भाई एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनवायरनमेंट क्या होता है, आपको किस लेवल की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, वीक इन वीक आउट क्या करना पड़ता है। और उससे ये होगा कि एक तो इनका जो दिमाग है वो भी खुल जाएगा और इनको बहुत सारी और आगे खेलने की अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। ये कुछ आप हाँ। साइकिल्स के लिए चलाएं तो ये आई थिंक आपकी जो प्लेयर्स हैं जो डेवलप जिसे कहते हैं 17, 18, 19 में हो चुके हैं, उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको मौका मिलता है, या। वो जाके अपने आप को मजीद पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन हम्म। कंप्लीट आंसर वही है कि जब तक पूरा के पूरा, क्योंकि इस पजल को आप एक सालों में सॉल्व नहीं कर सकते। आप इस पाकिस्तानी फुटबॉल के मसले को एक चीज से सॉल्व नहीं कर सकते। आपको जब ये सारा काम करना है तो आपको कोचेस की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ानी है। आपके जो कोचेस के हालात हैं, आप जितनी मर्जी बात कर लें, यार आप पाकिस्तान के नामी घरानी कोचेस के साथ बैठ के देख लें। मैंने बहुत सारों के साथ काम किया, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं बहुत बुरा कोच हूँ। मैंने अपने आप को कभी एज़ अ कोच नहीं माना। ये हर बंदा जिसके साथ मेरा इंटरैक्शन है मुझे जानता है। लेकिन मुझे भी लग रहा था यार इससे बेहतर तो मैं काम कर लूँगा। क्योंकि ये नहीं कि यार मतलब आप थोड़ा तो बाहर निकल आए ना। मतलब मैं ऐसे कोच को जानता हूँ जो पाकिस्तान में इतना बड़ा नाम है और उनके साथ काम किया और वो होटल से बाहर ही नहीं आते थे ट्रेनिंग सेशन लेने। अच्छा। भाई ओके। ट्रेनिंग सेशन ही लेने आते, वो अपने वेकेशन पे हैं। तो ये जो हालात है ना मतलब पाकिस्तान के कोचेस के, और वो 21वीं सदी में ही नहीं रहता कोई। यार देखो, कंप्यूटर लिटरेसी दुनिया में 21वीं सदी में टूल्स यूज़ करना, बहुत सारे परफॉर्मेंस एनालिसिस के टूल्स होते हैं, गेम को स्टडी करना, ये आप किसी भी पाकिस्तान के कोच या कोचेस को बिठा लें, बेशक वलीद को बिठा लें, हमदान को बिठा लें, मेरे से बहुत शेख बेहतर बता हमदान या। देंगे। लेकिन ये एक बहुत शदीद किल्लत आपकी मौजूद है, और आपके ये सारे कोचेस आके अगले दिन अखबार में बयान दे रहे होंगे जब पाकिस्तान का मैच होगा कि यार पाकिस्तान हार गया, और मेरे से आप शर्त लगा के पूछ लें 95% ने वो मैच ही नहीं देखा होता। हाँ। शौक ही नहीं है ना मतलब। तो ये कोचिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। शहजाद अनवर के अलावा पूरे मुल्क में कोई प्रो लाइसेंस ही नहीं है, जिसका मतलब है कि हाँ। आप शहजाद अनवर के अलावा किसी को देना भी चाहे टीम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। और ही इस इज नॉट साइज क्वालिफाइड ऑफ इनफ। पॉपुलेशन के लिए हमारे, अगर आप टोटल कोचेस निकालें, एक प्रो लाइसेंस है, अगर मैं अगेन डेटा तो मुझे फाइनली याद नहीं है, बट अगर मैं गिनने बैठूं तो 20 से ज्यादा तो ये लाइसेंस नहीं होंगे, 20-25 होंगे, बी आप 50 कर लें, बहुत आप। 24 करोड़ की आबादी में। जी जी, 24 अभी करोड़ आप, की। मैं कहता हूँ सी लाइसेंस भी गिन लें, क्योंकि डेटा तो कंपाइल शायद पीएफएफ के पास पड़ा हो। 70-100 सी लाइसेंस हो जाएंगे, डी 200-300 कर लें, या आप मैक्स इस नंबर को डबल कर लें, 1000 से ज्यादा कोचेस नहीं होंगे आपके पास मुल्क में। मैं हम्म। बहुत खुला फिगर बता रहा हूँ, 1000 से ज्यादा कोचेस नहीं है, और आपने आबादी देख लें आपने कितनी कवर कर रही है, तो इम्पॉसिबल है ना। फिर साथ क्वालिटी, क्वालिटी की कितने कोचेस हैं। मैं अगर यंग कोचेस की बात करूं या कोचेस जिनके साथ काम करने का जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस रहा है, गौहर जमान के साथ मैंने काम किया, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करने के लिए। पैशन आपको नजर आता है, जुनून, जिस बंदे ने अपनी गाड़ी की डिग्गी में फुटबॉल रखे हो ना, आपको पता है कि यार ये बंदा ही थोड़ा स्कोर्ड a पागल है। hat trick versus श्रीलंका if I'm not wrong in जी, the जी, World the Cup only qualifiers. Pakistani that has ever scored a hat-trick in the FIFA World Cup Yeah. qualifiers। तो World Cup qualifiers. वो क्या Yeah. कहते हैं, बहुत अच्छे, मुझे उनका अप्रोच बहुत अच्छा लगा, मॉडर्न लगा, और वो बिल्कुल। हर वक़्त क्या कहते हैं, वो सोच रहे होते हैं फुटबॉल के। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, जस्ट आपको माइंडसेट बताने के लिए जो ज़रूरत है, मैंने ना यहाँ पे किया था एफए लेवल 1 का लाइसेंस, और बहुत शुगल में किया था। तो जब मेरी उनसे बात ओके। हो रही तो उन्होंने कहा यार मुझे ना इसका मटेरियल भेजना, मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि ये इधर क्या पढ़ा रहे थे तुम्हें। तो वो शौक जो है ना, ये हमारे कोचेस में, अब ये कोई फुटबॉल का प्रॉब्लम नहीं, ये पाकिस्तानी प्रॉब्लम है कि लोग सीखना नहीं चाहते। लोग क्या कहते हैं बस समझते हैं कि हमने एक चीज कर ली है तो बस अब हम
जिसे हम कहते अगले हैं ना को हमारा लें। बस सब हम अगले को लें। और हाँ। ये तो अगर आप जब टैक्टिक्स देखते हैं जो हमने इस्तेमाल किए हुए में मतलब अख्तर मोहिउद्दीन पाकिस्तान के सीनियर तरीन कोचेस में शामिल होते हैं। 2007 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर अगेंस्ट इराक वो कोच थे और उनने माशाल्लाह से मतलब हमारे जो अमजद इकबाल थे, जो यहाँ पे यूके से आए हुए थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सेंटर बैक के अलावा कोई पोज़ीशन नहीं खेली थी। उनको कहा था कि आप लेफ्ट विंग पे खेलें और ये कहा था कि देखो लाम भी तो खेल लेता है। सर मैं वैसे ना, मैं चाहता हूँ कि एक दिन, अच्छा आपसे एक, मैं इसी से एक सवाल मेरा निकला है, इसी से सवाल निकला है। डू यू ट्रस्ट लोकल कोचेस और डू यू ट्रस्ट फॉरेन कोचेस? इसमें आपका क्या हुआ? क्योंकि पहले ब्राजीलियन कोच थे हमारे, क्या कोई कम्युनिकेशन का गैप होता है जब एक ब्राजीलियन कोच आता है या एक फॉरेन कोच आता है? क्योंकि हमारे बड़े लड़के जो हैं वो पासमानदा इलाकों से भी निकलते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है यार आपका? देखो दो जवाब है। मैं कहता हूँ कि हैंडफुल ऑफ कोचेस के अलावा ना पाकिस्तान में मैं तो ट्रस्ट ही नहीं करता कोचेस को पाकिस्तान में, हैंडफुल के अलावा। क्योंकि ओके। उनका मतलब आप बुरी कोचिंग आप कोई कोचिंग ना देना प्लेयर खराब नहीं होगा, आप बुरी कोचिंग देंगे प्लेयर खराब हो जाएगा। खराब हो जाएंगे। और उसके बाद फॉरेन कोचेस तो पाकिस्तान में लाज़मी है ना, हमारे पास तो है ही नहीं, जब कोचेस तो लाने तो पड़ेंगे बाहर से, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होता है ये। आपके पास हमेशा ट्रांसलेटर हो सकता है इस चीज़ को कवर करने के लिए और मेजॉरिटी देखो फुटबॉल में जब आप किसी को समझा रहे हो तो आपने बैठ के कोई थियोलॉजिकल डिस्कशन तो नहीं करनी है उसके साथ, आपने बेसिक जब बात किसी को समझानी है तो वो इतनी कोई मुश्किल नहीं है और इतनी घिसी-पिटी इंग्लिश तो सबको आती है कि अगला बंदा हम्म। समझ सकता है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके कोच को भी इंग्लिश ना आती हो, फिर आपको बहुत ही कोई देख के ट्रांसलेटर ढूँढना पड़ेगा। बट आई डोंट या थिंक पाकिस्तान के पास ये प्रॉब्लम आई है कभी कि लैंग्वेज बैरियर हो, क्योंकि होज़े एंटोनियो नग्वेरा की भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। मतलब या जितना मेरा उनके साथ मुलाकात हुई, उससे पहले मोहम्मद शमलान ऑफ बहरीन की भी ठीक थी और ज़फीसा मिला सबलज़ेविच की भी ठीक थी। तो वो ये दिस नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मीन्स कि हमें अपने एक तो लोकल कोचेस को और साथ में जो हमारी एकेडमीज है, द नंबर ऑफ एकेडमीज, उनको एक तो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। साथ में आपने कहा जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हर क्लब के पास 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन निकलेगी। इससे मेरा एक सर सवाल निकलता है, आपने इतने सारे अच्छे अच्छे सजेशंस दिए हैं, आप पीएफएफ के प्रेसिडेंट कब बनेंगे? ये कब दिन हमें देखने ऐसी को बात मिलेगा? मुझे मरवाओगे भाई तुम, मैं तो मुझे मरवाओगे भाई ऐसे ख्वाब हम अभी फिलहाल नहीं देख रहे, अभी तो बस फोकस्ड हैं जो कर सकते हैं पाकिस्तानी हम्म। फुटबॉल के लिए वो करें। और हम्म। बहुत सारे और लोग भी हैं, देखो इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम जस्ट वन पर्सन, ये मुल्क बहुत बड़ा है, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। और अगर पीएफएफ की बात करूँ, पीएफएफ एक बंदे पे तो नहीं चल सकता। अभी शुक्र है पीएफएफ में लोग आने शुरू हुए हैं और अभी भी मैं कहूँगा कि पीएफएफ में अब काफ़ी अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, असाम सानी है जो डायरेक्टर है, मार्केटिंग भी देख रहा है, ऑपरेशंस भी देख रहा है। बहुत हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस है उनके साथ, मैंने खुद भी काम किया हुआ है लेजर लीग्स में, वन ऑफ द बेस्ट पीपल इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उनके ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट के अंदर उसामा है, उसामा is a master's in sports management from France and I think this is the पहली दफा पीएफएफ में एक मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट काम कर रहा है। करिश्मा काम कर रही है, उसके साथ साथ आपके पास वुमेन्स डिपार्टमेंट में किप्तिया काम कर रही है। तो देर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आर गेटिंग इन्वॉल्व दैट आर रिलेटिवली यंग। यंग भी होना बहुत जरूरी है यार, अब आप किसी को 60-70 की एज में जाके कहें कि यार ये काम करो, बड़ा मुश्किल है और बड़ी रातें हम्म। और बड़ी मेहनत से काम होता है। ये देखें, हमेशा एक थैंकलेस जॉब रहेगी। मैंने या खुद ऑपरेशंस में काम किया है स्पोर्ट्स के, और जब हम लेजर लीग्स को भी रन करते थे यार, वो आई थिंक मैंने भी पीएफएफ ऑपरेशंस को में काम किया है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता उस लीग का। मैंने भी बिहाइंड द सीन्स ऑपरेशंस में काम किया हुआ है। क्रिकेटर जो थे वो राशिद लतीफ थे, उनके साथ किया था। बट मैं अभी वो उसका नाम नहीं लूंगा। इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब, और 14-14, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, बल्कि इससे भी ज्यादा। बिल्कुल और वो ये है कि जो आप अच्छा काम करते हैं वो सामने नहीं आता कभी, और जो आप गलतियां हाँ। करते हैं वो फौरन फौरन आ जाता है। ये कोई ये ऐसा ब्लैंकेट वो नहीं है कि पीएफएफ हर चीज ठीक कर रहा है या हर चीज गलत कर रहा है। जब हाँ। आपने तबसरा करना है या बात करना है तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लिया है बात के अंदर, थोड़ी सी चीज को स्टडी कर लें कि हो क्या रहा है। पर आई थिंक पाकिस्तान फुटबॉल वाइज पॉलिटिक्स में तो मैं कोशिश करता हूँ जितना अवॉइड करूँ बात करने के लिए, क्योंकि वो पिछले 8 साल की कंसिडरेबल फ्रस्ट्रेशन है उस पर, तो मैं कहता हूँ छोड़ ही दें उसको। बट कम से कम
पाकिस्तान के फुटबॉल और नेशनल टीम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो बाकी चीजें चलती रहेंगी, नेशनल टीम को रुकना नहीं चाहिए। और ये तो नहीं रुकना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि यार मैं एक स्टेक होल्डर हूँ और मैंने क्या कहते हैं पाकिस्तानी फुटबॉल में किसी भी एंगल से इन्वॉल्व करना, अगर आप पाकिस्तान की नेशनल टीम को रोक रहे हैं ना किसी भी तरीके से, तो आप पाकिस्तानी फुटबॉल के मोहसिन नहीं है, आप पाकिस्तानी फुटबॉल के दोस्त नहीं है। नेशनल टीम को चलना चाहिए, आपने जितनी लड़ाई लड़नी है लड़ लें, मतलब बिल्कुल। आपका फुटबॉल चलना चाहिए, बाकी आप जो मर्जी करें भाई, आपको मतलब रोकना क्यों है फुटबॉल को आपने। तो हम्म। अब 6 मैचेस खेलने जा रहे हैं हम जून में, और मिनिमम ऑफ 6 मैचेस, वो तो हमारी किस्मत पे आगे। पर आप 8 साल देखें एंड यार, क्योंकि मेरा बड़ा इमोशनल कनेक्शन है भाई पाकिस्तानी फुटबॉल के साथ। और ये जो मैंने जर्नी जिंदगी में अपने करियर में भी शुरू की थी, तो उसकी इंस्पिरेशन पाकिस्तानी फुटबॉल से लिख ली थी। तो वो एक एक मैच मेरे आंखों के सामने है, वो मतलब 2015, मतलब 18 तो था ही था, सॉरी 19 तो था ही था, ये भी है इस साल इधर क्या होता है, लेकिन 2015 का जो क्वालिफायर था ना, वो उसके लिए बहुत जान मारी थी, बिहाइंड द सीन्स प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ। और वो आंखों के सामने जब टूटा था ना, और वो पहली दफा आई थिंक आपके ये हालात थे कि मैं उसमें पीएफएफ को ब्लेम नहीं करूंगा और मैं कोच को ब्लेम करूंगा आप जो मैच हारे, बट इतनी दफा ऐसा हो चुका है कि हम हर मौके पे कुछ ना कुछ हार जाते हैं, कुछ हो जाता है, और हम यही सोचते रह जाते हैं कि यार व्हाई ऑलवेज अस, हमारे साथ ही क्यों होता है। मतलब अब तो यार 2007 का वर्ल्ड कप क्वालिफायर से अगर आप गिनना शुरू करें, तो 16 साल हो गए हैं, और आप हर वर्ल्ड कप साइकिल में एक नई मुसीबत उठा के ले आते हैं। 2015 का बहुत अच्छा चांस था, 2011 का बहुत अच्छा चांस था। 2011 में आप बांग्लादेश गए, पहला मैच हुआ क्या कहते हैं ढाका में, और मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि हमारे कोच ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगवाई, तारिक लुत्फी साहब ने, कि भाई सेकंड हाफ में बॉल फ्लोट कर रही है पानी में, खुदा के लिए मैच बंद कर दो। और फिर हम्म। 3-0 हार गए। 2015 में कोच शमलान साहब की डायस्पोरा प्लेयर्स के खिलाफ जो उनकी अपनी कुछ जाती इख्तिलाफ था वो कर दिया, यूसुफ बट कंक्लूड नहीं किया, माशाल्लाह मुजम्मिल ने पहले 30 सेकंड के अंदर पेनल्टी कंसीड कर ली वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बेतुकी। और उसके बाद तो फिर क्या चांस था रिकवरी का। 2019 में अगेन वही टॉर्चर, कैम्बोडिया। मतलब क्या कहते हैं, आपकी अगर ये जो इन फाइटिंग चल रही थी दो माशाल्लाह फेडरेशंस के अंदर, अगर ये सद्दाम बाकी सारे प्लेयर्स जो हमारे डोमेस्टिकली मौजूद थे इनको जाने देते, तो हम कंबोडिया को हरा लेते। वो बेचारे हाँ बैक लाइन में बिल्कुल। जब रियाज खेल रहा हो, रईस नबी है सेंटर बैक खेल रहा हो, और उस टाइम भी टैक्टिक्स आपके पहले लेग में चल गए थे, आपका प्लान था कि भाई इनको कंट्रोल करेंगे, गोल नहीं खाना। 2 मिनट, लिटरली 2 मिनट है, दो रियाज बेचारे की गलतियां, वो बेचारा क्या करे, जब वो पूरी जिंदगी लेफ्ट बैक नहीं खेल रहा, वो लेफ्ट बैक एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेल रहा है, बेचारे से दो गलतियों में दो गोल पड़ गए। फिर आप अभी भी लेफ्ट बैक नहीं लेके जा रहे, आप अभी भी गलती कर रहे हैं वैसे, अभी यार भी। अभी के जो स्क्वाड है उसमें आई थिंक कोई रीजन बयान नहीं किया गया अब्दुल कदीर खान का, हमें तो ऑफिशियली नहीं पता, ठीक है, बट हाँ। उसका रीजन, मतलब अगर कोई होगा, अनलेस वो इंजर्ड है, तो कोई कोई सॉलिड रीजन ही होगा ना कि वो नहीं जा रहा, या तो इंजर्ड होगा या तो कोई कोई दूसरा मसला होगा। हम्म। मेरे हिसाब से इवन कदीर को आप देखें, कदीर की एनर्जी अच्छी है, कदीर हम्म। जहां मार खाता है वो पासिंग में है अपनी, और वो पासिंग है यार। पासिंग में जो है ना फिर बड़ा आपको मुसीबत होती है, क्योंकि आपने बिल्ड करना है बैक से। ये पोजीशन प्रॉब्लम ही थी, मतलब क्योंकि इतने ऑप्शंस नहीं है, जब तक मोहम्मद फजल नहीं खेलेगा ये पोजीशन कवर नहीं होगी। अच्छा, मैंने सर मोहम्मद फजल को नहीं देखा हुआ खेलते हुए, बहुत से पाकिस्तानियों को नहीं पता ये है कौन, थोड़ा सा डिटेल इनकी बता दें। यार मोहम्मद फजल इज अ वेरी एक्साइटिंग प्लेयर। एक तो ही हैज प्लेड फॉर डेनमार्क अंडर 18s, और ओके। उसके बाद ये स्वीडन में खेल रहे हैं इस वक्त, सेकंड डिवीजन में खेल रहे थे और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इस ओके। पिछले 6 महीने में उन्होंने एक और लीग ड्रॉप डाउन की है, बट वेरी एक्साइटिंग प्लेयर, लेफ्ट फुटेड, कैन गो अप एंड डाउन, एंड एनर्जी भी हाई है, अटैक भी क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली टेक्निकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो बिल्ड अच्छा कर सकते हैं। तो ये ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जब आप पजल अपना फिक्स करें ना, क्योंकि अब मुझे, अगर आप स्क्वाड को देखें ना, तो अब आपको नजर आ रहा है अच्छा यार ये पजल ना अब कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, शेप और होना इसके शुरू ना हो गए। कुछ कुछ मेन पुर्जे रह गए हैं, बट आपने वो डिजाइन तैयार कर लिया, आपने पुर्जे डालने हैं इसमें। अच्छा, आपने स्पेस में बोला था कि अगर आदिल नबी आ जाए, ओले साइतर आ जाए, एतजाज हुसैन आ जाए, और ये जो लेफ्ट बैक है फजल, मोहम्मद फजल, ये चार लड़के अगर आ जाते हैं, हमजा जाहिद की भी बात हो रही है, आई एम श्योर हमजा जाहिद भी आ जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर वो भी आ जाएंगे वर्ल्ड कप तक, आई होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड। हमजा जाहिद ये पांच। गोलकीपर की बात कर रहे हैं ना।
हमजा जाहिद वो जो दुबई में है। हाँ, लेकिन उसकी जब आपके पास यूसुफ बट है तो फिर आपको गोलकीपिंग इज हाँ नॉट अ प्रॉब्लम डिपार्टमेंट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। हाँ, ये भी है। और वो योहान क्राइफ फिलॉसफी में जो शहजाद अनवर की अपेरेंटली फिलॉसफी है, उसमें भी वो बैठते हैं। मतलब ये 4 लड़के अगर आ जाते हैं, सो यू डू बिलीव कि जो भी टीम सामने आती है, हम उनको हरा सकते हैं। यार इसके साथ ना थोड़ा-सा फिर फुटबॉल पे भी तो आना चाहिए ना वापस। आप भी हाँ, इतने सालों से फुटबॉल देखते रहे हो, कवर करते रहे हो। हाँ, अगर तो पैसा फेंकने से, कि टैलेंट फेंकने से, प्योरली इंडिविजुअल प्लेयर्स फेंकने से आप ट्रॉफीज जीत जाते, तो फिर पीएसजी कहाँ पे होती आज? या वो जो हाँ, करना चाह रहे थे वो कहाँ पे होते? ये तो भी है, फुटबॉल दैट्स पे ट्रू। वापस आ जाते हैं ना भाई। टीम भी तो बनना हाँ, ज़रूरी है, इस टीम को जेलिंग भी तो होना ज़रूरी है ना। इस टीम को अगर आप असेंबल करते हो तो ये रीसेंट मेमोरी में तो ऑन पेपर इट वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बट देन यू नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस टीम एज़ वेल। इस टीम को आप पहली दफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अल्लाह ना करे खिलाएं, कुछ फ्रेंडली मैचेस मिल जाएं जिस तरह अभी हो रही है, टीम की रिदम हो जाएगी। हमारा एक बहुत बड़ा मसला यही है ना कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में रिदम में कोई नहीं गया। इसकी एग्जांपल हुँ, देख लें आप, पिछली 2019 में आप फलस्तीन से खेलते हैं 2018 में, और ये जब अभी पॉडकास्ट भी आएगा ना उसमें भी यूसुफ बट ने थोड़ा ज्यादा डिस्कस भी किया था ओपनली। यूसुफ ने कहा था कि 2018 की जो टीम थी अभी तक की, दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ही प्लेड इन। ओके। और यूसुफ ने कहा था कि यही टीम आप कंबोडिया के खिलाफ खिलाती, और उसमें आपका नवीद था, सद्दाम था, आपके पास अच्छे खासे प्लेयर्स थे उसके अंदर। कहते हैं वही टीम खिलाते आप कंबोडिया से, हम कंबोडिया को बहुत आराम से हरा देते। हमने सैफ में भूटान को उसी टीम से हराया था ना? जी, जी, वो यही जो टीम 3-0। कंटिन्यू हुई थी, यही टीम कंटिन्यू हुई हाँ, थी। भूटान को तो आप हरा लेते हैं ना, वो ईज़ी टीम है, लेकिन इस आपने नेपाल को भी हराया, फिर आपने क्या कहते हाँ, हैं, आप बांग्लादेश वाला मैच खेलते हैं सैफ चैंपियनशिप में, हमारी किस्मत भी तो अजीब है ना, मतलब हसन रशीद इंजर हो जाता है। हाँ, मतलब वो इंजर हो हमारी गया था। कोई मतलब किस्मत कहीं से तो थोड़ा साथ दे देना कि एक स्क्वाड के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ हम एक मैच में उतरें और हम कहें आज हमारा स्क्वाड भी पूरा है, आज हमारी तैयारी भी पूरी है, अब मुकाबला होगा। वो हुआ ही नहीं हमारे लिए आज तक। 2019 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाते हैं, पहली दफा वो पूरी टीम में आप खिला रहे हैं, और पहली दफा वो सारे लड़के साथ खेले हैं जिंदगी में, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, तो क्या होगा फिर? हुँ, तो हुँ, यही सारे प्रॉब्लम्स ना हमें 2015 में भी हॉन्ट कर रहे थे, क्योंकि शमलान साहब ने, उनने तो बिल्कुल ही अपना, जिसे कहते हैं ना, बेड़ा किसी और तरफ कर लिया था कि भाई खिलाना ही नहीं है ओवरसीज प्लेयर्स। फिर आखिरी कुछ उनको ख्याल आ गया आखिरी 1.5-2 महीने में कि अच्छा यार कुछ को बुला लेते हैं, तो उन्होंने 2-3 को बुला लिया। लेकिन यमन पहली बहुत स्ट्रांग थी, तैयारी आपने पूरे 1.5 साल में वो टीम खिलाती रही जिसका कोई चांस ही नहीं था। आप मतलब ये वो ज़माना है 2014 में फ़लस्तीन के खिलाफ होम पे फ्रेंडली, और उनकी मतलब अजीब ही कोई साइकी थी। एक साइड पे वो कह रहे थे मैंने जी यंग टीम बनानी, इस तरह भी शहजाद अनवर एक प्लान, एक थॉट, एक स्ट्रैटेजी के तहत एक यंग टीम बना रही है जो अगले कुछ साल चल सकती है ना? वो यस। भाईजान कहते हैं कि मैं यंग टीम बना रहा हूँ, उसके 32 साल के अब्दुल रहमान को खिला रहे हैं उस टीम के अंदर, जिसको इतना बुरा खेलते हैं कि उसको 30 मिनट में वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ, तो कोई सिर पैर नहीं स्ट्रैटेजी का। आपको पता भी है कि कोई चांस नहीं है, और वो मैच कलीमुल्लाह ने बायकॉट किया था कि भाई अगर आप ओवरसीज प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे मैं नहीं आ रहा, आप पागल हो गए। नहीं यार। तो ये सारी जो सिचुएशन होती है ना, वो बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना इन सारी चीज को। तो क्या हुँ, कहते हैं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का जो मसला है ना वो कभी भी हल नहीं होगा जब तक हम एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पूरी तैयारी के साथ नहीं जाते, और हमारे पास प्लेयर्स की जो हमें ज़रूरत है वो मौजूद नहीं होते। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर आता है तो ओले सेटर है, अगेन यार कहना बहुत आसान है ओले सेटर को लाना, बट ओले सेटर को लेके आना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना, मेहनत वो भी लगेगी उसमें बहुत। इसमें बहुत मेहनत लगती है। और बैक हाँ, यही तो बात है, अब ये जो पीछे ऑपरेशंस की टीम इस पे काम कर रही होगी, अब जिस तरह कर ईसा रही होगी। सुलेमान आया है या ओटिस खान आया है, वो आप पीछे जो ऑपरेशंस टीम ने उस पे काम किया होगा ये वो तो बच्चों का फिर खेल उन्हीं को नहीं पता है। होगा ना उन्होंने क्या किया है। तो हाँ, ये या सारी चीजें होनी, फिर एतजाज हुसैन है, और ये आएंगे ना, तो आपके पास इस टीम में वो टेक्निकल एबिलिटी आ जाएगी उस फुटबॉल को खेलने के लिए। जब आपको पता है कि यार एतजाज जब बॉल पास कर रहा होगा ना आदिल नबी को, और आदिल नबी हुँ, जब बॉल रिलीज करेगा ओटिस को, तो ऐसा नहीं होगा कि उनसे दूसरा पास नहीं होगा, हाँ। फिर मजा आएगा। अभी और हमें ना अभी एक भी शक व शुबा है कि रईस नबी पता नहीं वो सेकंड पास निकाल पाएगा कि नहीं, टाइम पे रिलीज कर पाएगा नहीं ओटिस को, और अपना जो अब्दुल समद अरशद है वो रिसीव कर सकेगा या नहीं, पता नहीं वो टच उसका ठीक होगा या नहीं। मेरे दिमाग में ये वसवसे आते रहते हैं अक्सर। यार देखो अभी इतना घबराना नहीं चाहिए। रईस नबी हाँ, वाली जो बात है वो आई थिंक बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक हम्म, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं।
आपको एक बहुत गहरी चोट लगी हुई है और आप फिलहाल उसको कह रहे हैं कि अच्छा यार हॉस्पिटल नहीं जा सकते, इस पे पट्टी सनी प्लास्ट लगा लो, गुजारा कर लो, फिर देखते हैं क्या करना है। तो रईस नबी अगर चल गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, उसका मतलब है कि कम से कम अब्दुल्ला इकबाल डीएम नहीं खेल रहा होगा, उसको आप डिफेंस में वापस लेके जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होंगे अगले कुछ महीने, इसको एंजॉय करें इस महीने को, क्योंकि जो लोग मेरे जैसे तरस चुके हैं ना देखने के लिए, हम तो पहले एंजॉय करेंगे मेरी फिर तरह जाके भी। देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपकी तरह भी जो तरस चुके हैं, हाँ, आराम से एंजॉय करें, कोई अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर आपने एंजॉय करना है ना इसको, आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि फोर नेशन कप में हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और रिजल्ट कम से कम जो स्कोर लाइन है वो एक रिस्पेक्टेबल होगी। सेम केस विद सैफ का, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ग्रुप से बाहर निकलने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, अच्छा फुटबॉल खेलें और स्कोर लाइन को रिस्पेक्टेबल रखें। लेकिन फुटबॉल की गेम में कुछ भी हो सकता है और हमारे पास इंडिविजुअल क्वालिटी जरूर है मैचेस जीतने के लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। आखिरी सवाल, आपका लेफ्ट बैक वर्सेस इंडिया, हम्म, सिर्फ इंडिया का पूछ रहा हूँ अभी, अगर हम हम्म, इंडिया से खेलते हैं हम्म। वर्सेस इंडिया, कौन होगा? हु विल बी योर लेफ्ट बैक? यार ये मेरे से फोर नेशन कप के बाद पूछ रहा तो मैं सही बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट होंगे, उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट होंगे, क्योंकि इतने मैचेस खेलने हैं। देखो अब्दुल्ला इकबाल अपने क्लब के लिए भी लेफ्ट बैक खेलता है, लेकिन मुझे लगता है उसको लेफ्ट बैक खिला के आप उसको भी, जिसे कहते हैं आपको सेंटर बैक पेयरिंग स्ट्रांग चाहिए। ईसा उसकी सुलेमान स्ट्रेंथ्स अब, को मिनिमलाइज कर रहे हैं आप मिनिमलाइज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ्स को, अगर आप यार लेफ्ट बैक खिलाते हैं। यार मुझे लगता है कि उसको ना, देखो मेरे हिसाब से ईसा और अब्दुल्ला को सेंटर बैक पार्टनरशिप अपनी सीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये ही पाकिस्तान का वो बेड रॉक है जिससे आगे बनेगी। जब आपने मैचेस जीतने हैं ना, 6-6 7-7 मैचेस खेलने हैं, 8-8 मतलब उसका वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने, सस्टेन्ड मैचेस के लिए आपको एक सेंटर बैक पार्टनरशिप डेवलप करनी है, और वो मैचेस खेले बगैर नहीं होगी। और ये बात याद रखें कि इनको बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा साथ, ये सिर्फ जब नेशनल टीम ड्यूटी पे आ रहे हैं उसी टाइम इनको टाइम मिलेगा, तो इनकी पार्टनरशिप डेवलप करना बड़ी जरूरी है। हैविंग सेड दैट, हो सकता है कोच साथ इनको लेफ्ट पे करके मामून को या अब्दुल्ला शाह को सेंटर कर दें, जस्ट सो दैट कि अगर उनको बिल्कुल ही वीक स्पॉट लग रहा हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन ये इसीलिए अच्छी बात है, फोर नेशन कप में जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं विदाउट टू मच टेंशन, और उसके बाद फिर आप सैफ कप में वो चेक कर सकते हैं। मैं आई डोंट थिंक कि मतलब इतना परेशान होने की जरूरत है। मेरे हिसाब से अच्छा मुकाबला होगा पाकिस्तान का, होपफुली द बॉयज विल पुट आउट गुड परफॉर्मेंसेस, और उसके बाद कुछ ना कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जब मूड होता है तो पाकिस्तान अच्छा खेल लेता है। अच्छा, एक मेरा अभी मुझे सवाल याद आ गया, शुक्र है, बड़ा छोटा सवाल है। डू यू ट्रस्ट शहजाद अनवर? जो आपने 2 मैचेस अभी देखे हैं, अभी जो 2 मैचेस आपने, आई एम श्योर आपने पूरे बैठ के देखे होंगे, आपने पॉज प्ले करके देखे होंगे, आई एम मैं तो श्योर दो आपने। तीन दफा देखे हैं। हाँ, तो Yes, यू he's ट्रस्ट हिम? matlab I 100% trust Shahzad Anwar, and I think everybody needs to get behind the coach and ओके। understand कि it is a long term project. ये एक दो मैचेस की बात नहीं है। शहजाद बिल्कुल। अनवर को जज भी करना है तो हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात करें, क्योंकि उनका टारगेट एक ही है, सबको पता है सैफ चैंपियनशिप इज नॉट अ टारगेट, फोर नेशन कप इज नॉट अ टारगेट, फ्रेंडलीज जीतना आपका टारगेट नहीं है। हम्म। और उनने एक्सपेरिमेंट भी किया है मालदीव के खिलाफ कि उनने अपने सीनियर प्लेयर्स को कॉल नहीं किया, उनने कहा कि यार इनको मैं देखता हूँ कौन कितने पानी में है। मतलब आप देखा है ना, उस मैच के बाद उनने अपनी स्क्वाड में शफलिंग की है, तो उनने किसी रीजन की वजह से वो किया था। तो उसके बाद उन्होंने जब एक्चुअल चीजें सेट करने का वक्त आया तो उन्होंने अपना पूरा स्क्वाड इकट्ठा कर लिया। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा उनका ओवरऑल स्क्वाड उन्होंने डेवलप किया। आई डोंट थिंक इसमें 19-20 के अलावा कोई फर्क किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे किसी बेहतर स्क्वाड एट द मोमेंट इन टाइम आप पाकिस्तान के लिए बनाएं, बाकी वो जिस लेवल की कोचिंग करते हैं, ये जो उनका थॉट प्रोसेस है, वो शायद ही पाकिस्तान में किसी कोच का हो। तो या ट्रस्ट तो हम उनको पूरा करते हैं, एंड आई थिंक अब होपफुली पाकिस्तान को थोड़ी किस्मत भी साथ दे दे, तो वर्ल्ड कप क्वालिफाई का ड्रॉ जुलाई में है, तो हमें कोई ऐसी टीम मिल जाए कम से कम, हम कुवैत को ना खेल रहे हो तो फिर अच्छा हो हाँ, जाएगा। कुवैत हुई तो वो तो फिर बर्नली और एवर्टन समझ लें आपके, वो शॉन डाइश की बर्नली और एवर्टन जो है आपके सामने आ गई। यार फिर वही होगा कि हाँ। फिर कुछ करना पड़ेगा, हाँ, फिर आपको ओले सीटर चाहिए होगा, फिर आपको गोल मारने होंगे, लाजमी। तो हाँ। ये मजा आएगा। या थैंक यू सर। बहुत से मैं जानता हूँ सवाल मैंने आपसे भी नहीं पूछे हैं, लेकिन ये आप आखिरी बार मेरे पॉडकास्ट में नहीं आ रहे। आपको मैं बुलाता रहूँगा वक्फे वक्फे से, जब भी ज़रूरत पड़ेगी या फैंस को आपकी याद आएगी, मैं कोशिश करूँगा आपको बुला लूँ। एंड ये बस मेरे सब्सक्राइबर्स का प्यार है आपके लिए कि उन्होंने ख़ास बोला कि जी शाहरुख सर को लाजमी लेके आएँ।
क्योंकि हमने उनको सुनना है। वी नीड टू गेट सम फुटबॉल नॉलेज ऑन पाकिस्तान। तो मैं ले आया, आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब इसी बात पे आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और शाहरुख सर के भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोनों चैनल्स को बहुत सारा प्यार दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। बाय बाय, खुदा हाफिज।